Hi everyone, welcome to my channel and welcome to the series of international business. In this series, we have already completed हमारी जो unit number 1 थी that was introduction to international business and in this video we will study unit number 2 that is international business environment starting with the first topic that is role of political and legal systems in international business. मतलब जब हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं यानी कि हम दूसरी कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री का से अमेरिका में हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, कौन सी पार्टी है वहाँ पे, उन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो लोग सपोर्ट करते हैं बिजनेस को कि नहीं, वो चीज़ हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करती है वो हमें देखना है। एंड वहाँ का लीगल सिस्टम, वहाँ पे क्या लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, क्या हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब चीज़ें कैसे इफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को, ये हमें देखना है इस फर्स्ट टॉपिक में। सो स्टार्टिंग विद रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो जैसे कि हमें पता है कि इंटरनेशनल बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट करता है। जिस भी कंट्री में हम लोग बिजनेस करने जाएंगे वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग हुआ, वहाँ का लीगल इन्वायरमेंट अलग होगा। तो इससे क्या होता है कि वो इम्पैक्ट करता है मार्केट एंट्री, ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कि हम मार्केट में एंटर कर पाएंगे कि नहीं, हम ऑपरेशन अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, और हमें कितना प्रॉफिट होगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पर कि नहीं, वहाँ का लीगल सिस्टम हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो इसलिए जो पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम है उसको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता चल पाए कि क्या कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है जिससे हमें मार्केट में एंट्री करने को प्रॉब्लम हो, या फिर कोई ऐसा रूल तो नहीं है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की क्या वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करेगी या नहीं, या फिर हमारे ऑपरेशंस को वो अफेक्ट करेगी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमें पहले से ही देख के चलनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दीज सिस्टम्स हेल्प्स बिजनेस मिटिगेट रिस्क एंड कंप्लाई विद लोकल लॉज। तो अगर हम ये सब चीज़ें देख के चलेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे इन सब चीज़ों का, इससे हमें जो है हम अपना जो रिस्क है वो कम कर पाएंगे और लोकल जो लॉज हैं उनसे अच्छे से कंप्लाई कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। ये कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है एक इंटरनेशनल बिजनेस को। तो पॉलिटिकल सिस्टम पहली बात तो होता क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन हाउ अ कंट्री इज गवर्न एंड इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशंस। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब बताता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री को कैसे गवर्न किया जाता है, मतलब वहाँ पे किस कैसे गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है, कैसे वहाँ पर रूल चलता है, कौन उसको सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, वो होता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। और कैसे हमें स्टडी करना है कि कैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बिजनेस ऑपरेशंस को उस कंट्री की गवर्न करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सो पूरे ग्लोब में इतनी सारी कंट्रीज हैं एंड सारी कंट्रीज का अपना एक अलग से पॉलिटिकल सिस्टम होता है। कुछ कंट्रीज डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं, कुछ कंट्रीज अथॉरिटेरियनिज्म फॉलो करती हैं, कुछ कम्युनिस्ट इकोनॉमीज होती हैं एंड कुछ कंट्रीज होती हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं। सबसे पहले टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेमोक्रेसी, जो कि हमारे इंडिया में फॉलो होता है। सो इट इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी विथ मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है और गवर्नमेंट बहुत ही कम इंटरवीन करती है लोगों के बिजनेस ऑपरेशंस में। बिजनेस ऑपरेट विथ फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस एंड हैव प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन। मतलब जो गवर्नमेंट है ना ही वो आपके बिजनेस में ज़्यादा इंटरफेयर करेगी और ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, इंडिया। अगर आपको यहाँ पर बिजनेस करना है, कोई फॉरेनर जो है वो अगर इंडिया में बिजनेस करने आएगा तो उसको बहुत ही कम गवर्नमेंट इंटरवेंशन फेस करनी पड़ती हैं, कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप यानी अथॉरिटेरियनिज्म, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो स्टार्टिंग विद बी पॉइंट दैट इज अथॉरिटेरियनिज्म। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स। जैसे कि नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है। अगर आपको वहाँ पर बिजनेस करना तो दूर की बात, अगर आपको वहाँ पर जाना भी है तो वहाँ पर उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपको हर चीज़ के बारे में गाइडलाइंस दी जाती है, आपको हर एक मतलब बेसिक जो लाइफस्टाइल है लोगों का उसके लिए भी गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको ऐसा हेयर कट नहीं करवाना है। एंड इतना ज़्यादा कंट्रोल वो लोग करते हैं। तो अगर वो लोगों की लाइफ को इतना कंट्रोल कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर कोई फॉरेनर वहाँ पर बिजनेस करने जाएगा तो उसको भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने का ट्राई करती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करती है और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। देन there is high political risk such as nationalization and restrictions on foreign businesses. तो जो हमारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जो अथॉरिटेरियनिज्म फॉलो करती हैं वहाँ पर हाई पॉलिटिकल रिस्क होता है। मतलब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है उस कंट्री में वो अनस्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, जिससे जो हमारे बिजनेस है, अगर हम वहाँ पर बिजनेस करने जाएंगे नॉर्थ कोरिया में तो हमारी बिजनेस नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि डिक्टेटरशिप है, वो लोग जो बोलेंगे वो होगा। वी विल नॉट बी एबल टू सू दैम, है ना।
तो इसलिए हमारे बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। देन द नेक्स्ट वर्ड यूज हियर इज नेशनलाइजेशन। इसमें ये कब होता है, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो जो प्राइवेट बिजनेसेस है, मतलब आप अपनी बिजनेस करने का इंडिया से कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो आपको आपके ऊपर कंट्रोल ले लेगी। इट विल टेक कंट्रोल ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस, और आपको फेयर कंपनसेशन भी नहीं देगी। मतलब अगर उनको लगा कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, आप जो ऑपरेशंस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपकी बिजनेस को एक्वायर कर लेंगे और आपको फेयर कंपनसेशन भी नहीं देंगे और आप कुछ कह भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप वहाँ पर बिजनेस करने जाओगे एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म फॉलो होता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन बिजनेसेस, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि रूल्स लगाती हैं, जिससे कि फॉरेन कंपनीज़ के लिए ऑपरेट करना ही वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इतने रूल्स लगा देंगे कि कोई फॉरेन की कंपनी वहाँ पे आके ऑपरेट ही ना कर पाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, ओनरशिप लिमिट्स लगा देंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, बहुत ही एक्सेसिव रेगुलेशंस लगाते हैं, जिससे कि फॉरेन बिजनेसेस डिमोट हों। नाउ द नेक्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम जो कि कंट्रीज फॉलो करती हैं वो होता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, देयर इज स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज। तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में जो स्टेट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो सारे फैक्ट्रीज, फार्म्स, लैंड, बैंक्स और जितनी भी की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको वो खुद ओन करती है। प्राइवेट बिजनेसेस को या तो अलाउ ही नहीं करते बिल्कुल भी कि कोई प्राइवेट बिजनेस खोल सके, या फिर करते हैं तो बहुत लिमिटेड होता है। इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, सारी चीज़ें जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। तो वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एंड ट्रेड पॉलिसीज बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई बाहर का पर्सन आके उनके वहाँ पर बिजनेसेस कंट्रोल करे। वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल मेंटेन करे ओवर इंडस्ट्रीज। तो जैसे कि हमने देखा कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अथॉरिटेरियन कंट्री है, साथ ही साथ वहाँ पर हमें कम्युनिज्म के भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है वो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है। जो स्टेट है, मानी जो गवर्नमेंट है, वो ही डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस होना है, कितना प्रोड्यूस होना है, किस प्राइस पे सेल करना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बहुत लिमिटेड है। नॉर्थ कोरिया सबको पता है कि एक आइसोलेटेड कंट्री है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री दो तीन पॉलिटिकल सिस्टम के एस्पेक्ट्स फॉलो करती हुई दिखे। तो जो नॉर्थ कोरिया है, जैसे कि वो कम्युनिज्म के एस्पेक्ट्स भी होते हैं उसमें, एंड कुछ अथॉरिटेरियन के फीचर्स भी नॉर्थ कोरिया में प्रेजेंट है। तो इसको एक हम लोग बोल सकते हैं एक स्टैलिनिस्ट डिक्टेटरशिप। प्योर कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, इसको हम एक स्टैलिनिस्ट डिक्टेटरशिप बोलते हैं, जिसमें एक मिक्स होता है अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप का एंड साथ ही साथ कम्युनिस्ट एस्पेक्ट्स भी इसमें है। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं। कैपिटलिज्म यानी प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल, यानी जो लोग हैं वो खुद भी बिजनेस ओन कर सकते हैं, एंड सोशलिज्म यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि कुछ बिजनेसेस को गवर्नमेंट ओन करती है एंड कुछ बिजनेसेस को प्राइवेट ओनर्स ओन करते हैं। ऐसी जो इकोनॉमी होती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो सिग्निफिकेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, इन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेट करती है। एंड जो बाकी सेक्टर्स होते हैं उनको भी उसमें जो है प्राइवेट बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं फ्रीली, जैसे कि रिटेल, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग। इस तरीके से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो वर्क करती है। तो जो इंडिया है हमारा, वो एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी की, क्योंकि यहाँ पे जो रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग, उनको प्राइवेट बिजनेसेस ओन करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ ली है कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं जो कि एक कंट्री फॉलो कर सकती है। पहला था डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म, कम्युनिस्ट एंड मिक्स्ड। कुछ कंपनीज इनका एक मिक्स भी फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि हमने नॉर्थ कोरिया के एग्जाम्पल में देखा था। अब देखते हैं कि अब कंट्री जो है वो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करती है, उससे बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट होगा। तो कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिसीज़ जिनकी क्लियर है, कोई सडन चेंजेस नहीं होते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहेगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, वो स्टेबल रहता है। तो ऐसी कंट्रीज़ जो होती है वहाँ पे लोग बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसी जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बिजनेसेस को एंड इन्वेस्टर्स को। जैसे कि सिंगापुर है, वहाँ का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत ही स्टेबल है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं एंड बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं। बट अगर वहीं कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे प्रोटेस्ट होती रह कंट्री है जहाँ पे प्रोटेस्ट होती रहती है, सिविल अनरेस्ट है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट चेंजेस होते रहता है, मतलब है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो इनस्टेबल है, और वहाँ पे जो बिज़नेस करना चाहेंगे लोग वो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस रिस्क हमारा ज़्यादा है। तो अगर इसको शॉर्ट में बोलें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स वाइल इनस्टेबिलिटी डेटर्स देम। नेक्स्ट इज ट्रेड पॉलिसीज अफेक्ट मार्केट एंट्री।
तो जितनी भी कंट्री की गवर्नमेंट्स होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करती हैं थ्रू वेरियस पॉलिसीज़, जैसे कि टैरिफ्स के थ्रू, कोटास के थ्रू, एम्बार्गोज के थ्रू। टैरिफ्स क्या होते हैं? टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, कि वो क्या करते हैं, इम्पोर्ट करने पे टैक्सेस लगा देते हैं। इससे क्या होता है, लोकल इंडस्ट्रीज़ प्रोटेक्ट होती हैं, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बाहर से कोई गुड मंगवा रहे हैं, उस पर टैक्स लग जा रहा है, तो वो और एक्सपेंसिव हो रहा है, तो लोग लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रेफर करते हैं। तो ये टैरिफ्स हो जाते हैं, कोटास हो जाते हैं, लिमिट्स ऑन इम्पोर्ट, कि आप इतने ही जो गुड्स हैं उनको इम्पोर्ट कर सकते हो। एम्बार्गोज होते हैं ट्रेड बैन्स, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री से कम्प्लीटली ट्रेड को बैन कर देता है। मान लो किसी कंट्री के साथ वॉर हुआ, तो वो उसका जो उसके साथ ट्रेड करना वो बैन कर देगा। इससे भी बिजनेसेस जो है वो अफेक्ट होते हैं। जैसे कि चाइना एंड यूएस में ट्रेड वॉर है, मतलब जो यूएस है वो चाइनीज़ गुड्स पे बहुत ही हाई टैरिफ से लगाता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ क्रक्स देखें, तो अगर ट्रेड बैरियर्स कम होंगे, लो ट्रेड बैरियर्स होंगे, तो मार्केट एंट्री ईजी हो जाएगी, फॉरेन कंपनी ज़्यादा आएंगी। बट अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो लिमिटेड एक्सेस होगी और हायर कॉस्ट होगी। इसकी वजह से कम बिजनेसेस उस पर्टिकुलर कंट्री में बिजनेस करने के लिए जाएंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कैन एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो कुछ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करती है। किसकी हेल्प से? सब्सिडीज़ देके उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देके बिजनेसेस के लिए। देन टैक्स ब्रेक्स लगा के, इसमें क्या होता है कि उनको जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनको लोअर टैक्स देना पड़ता है, कि आप अगर फैक्ट्री या ऑफिस सेटअप करोगे तो आपके लिए लोअर टैक्स रेट्स होते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स ब्रेक्स। देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया दे देंगे जहाँ पे रिलैक्स्ड रेगुलेशंस होंगी, कि अगर आप वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करोगे तो आपको कम रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। So these are the incentives that government offers to encourage foreign investment. इसका एक एग्जांपल हो सकता है आयरलैंड का लो कॉर्पोरेट टैक्स। अगर कोई भी कंपनी वहाँ पर जाकर बिजनेस करती है तो उनको 12.5% टैक्स देना पड़ता है, जो कि लो रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, अदर कंट्रीज़। इससे क्या होता है, इट एनकरेज टेक जाइंट, जैसे कि गूगल एंड फेसबुक है, उन्होंने इस कंट्री में इन्वेस्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो कंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स देगी कंपनीज़ को, बिजनेसेस को, तो वहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा एंड जॉब क्रिएशन होगा। बट अगर वहाँ पर कोई इंसेंटिव्स नहीं होंगे तो जो कंपनीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाना प्रेफर करेंगी जहाँ पे उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। तो अगर इस पूरे टॉपिक का अगर हम एक समरी देखें, तो अगर एक पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है एंड वो इंसेंटिव्स देते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन बिजनेसेस जाएंगे बिजनेस करने के लिए। बट वहीं अगर एक ऐसी कंपनी है जहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अनस्टेबल है, बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसीज़ हैं एंड इंसेंटिव्स भी नहीं देते, तो ये चीज़ इन्वेस्टर्स को डीमोट करेगी वहाँ पे बिजनेस करने से। तो इससे हमें समझ में आता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत अफेक्ट करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कितने फॉरेन लाइक इंटरनेशनल बिजनेसेस वहाँ पे ओपन होंगे। डिपेंड करता है कि वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। अब सिमिलरली हमें देखना है कि लीगल सिस्टम्स, यानी उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉज रेगुलेशंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को। तो लीगल सिस्टम होता क्या है, अ कंट्रीज लीगल सिस्टम डिफाइंस बिजनेस रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब डिफरेंट लॉज होते हैं कि कैसे बिजनेस को रेगुलेट करना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, क्या कैसे किन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, उन सबके ऊपर लॉज होते हैं। तो हर कंट्री में एक अलग लीगल सिस्टम होता है। तो वो पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे लीगल सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। पहला है हमारा कॉमन लॉ। Common law is based on judicial precedents and flexible interpretation. Contexts are detailed, requiring extensive documentation. Examples USA, UK, Canada. तो कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ के अंदर जो जजेस हैं वो डिसीजंस बनाएंगे बेस्ड ऑन पास्ट कोर्ट रूलिंग्स। पिछला कोई ऐसा केस हुआ होगा, उस पर कोर्ट ने क्या रूल दिया, क्या रिजल्ट दिया, क्या डिसीजन बनाया, उसके बेसिस पे जो जजेस हैं वो डिसीजंस बनाते हैं। कोर्ट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लॉज को डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर सकें। जैसे कि मान लो कोई केस हुआ यूके में एंड उसमें जो कोर्ट है यूके की, उसने उस कंज्यूमर के फेवर में डिसीजन दिया एक बिजनेस डिस्प्यूट के अंदर। तो फ्यूचर में अगर ऐसा कोई केस होगा, सिमिलर केस होगा, तो उसमें भी सेम डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि ये लोग जो पिछला केस हुआ उसके बेसिस पर अपने डिसीजंस फॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन लॉ। तो क्योंकि कोर्ट क्या डिसीजन लेगी, लॉज जो है उनको इंटरप्रेट किया जा सकता है डिफरेंटली बाय कोर्ट। हमें नहीं पता कि वो कैसे उस लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। तो जो कॉमन लॉ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर कॉमन लॉ फॉलो होता है, वहाँ पे जब हम अपना बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अग्रीमेंट बनाते हैं, बहुत ही डिटेल्ड बनाते हैं, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि डिस्प्यूट हो। हम चाहते हैं डिस्प्यूट हो ही ना, बिकॉज वी नेवर नो कि जो कोर्ट है वो पिछले कौन से केस को देख के जजमेंट बनाने वाली है। तो बिजनेस जब अपना अग्रीमेंट बनाते हैं, उनको सारे पॉसिबल सिनेरियोज़ को कवर करना चाहिए अपने अग्रीमेंट में टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पर जो जजेस होते हैं उनके पास बहुत ही पावर होती है कि वो रियल लाइफ केसेस को स्टडी करें और उनके बेसिस पे अपना इंटरप्रिटेशन दें, अपना डिसीजन बनाएं। तो
ये जो हमारा कॉमन लॉ का सिस्टम होता है ये मोस्टली जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर पॉपुलर है, जिनका हिस्टोरिकल ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, जैसे कि यूएसए, यूके एंड कनाडा। नेक्स्ट इज सिविल लॉ। सिविल लॉ एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जिसमें क्या होता है, कोडिफाइड स्टैट्यूट्स एंड लॉज होते हैं। मतलब जितने भी लॉज होते हैं वो रिटर्न में होते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं। ये जो सिस्टम है, सिविल लॉ सिस्टम है, ये मोस्टली हमें यूरोप में देखने को मिलता है, लैटिन अमेरिका में एंड कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया। तो जैसे कि कॉमन लॉ था उसमें क्या होता था, कोर्ट्स जो है प्रीसिडेंट्स पुराने केसेस पे रिलाई करते थे, बट सिविल लॉ सिस्टम में क्लियरली रिटन लीगल कोड्स होते हैं, पूरे लॉज एंड रेगुलेशन सब कुछ लिखा हुआ होता है और जजेस को उसको फॉलो करना होता है। यानी कि जो लॉज है वो फिक्स्ड रहता है, डिटेल्ड में लिखे रहते हैं, इंटरप्रिटेशन करने की जो नीड है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। जजेस जो है वो लेस एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो सिंपली जो लिखा हुआ है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे कि फ्रांस हो गया, वहाँ पर अगर कोई बिजनेस डिस्प्यूट हुआ तो उसको सेटल कैसे किया जाएगा, जो वहाँ का फ्रेंच सिविल कोड लिखा हुआ है वो एक पूरा लॉ, उसको फॉलो किया जाएगा, ना कि वो किसी पुराने कोर्ट के डिसीजन को देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, वो कोई भी पास्ट कोर्ट डिसीजंस पे रिलाई नहीं करेंगे, जो उनका फ्रेंच सिविल कोड है उसको रेफर करेंगे एंड उस बिजनेस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। सो दिस इज बेस्ड ऑन कोडिफाइड स्टैट्यूट्स एंड लॉज, देन कॉन्टेक्ट्स आर ब्रीफ एज लॉज प्रोवाइड डिटेल्ड गाइडलाइंस। क्योंकि जो लॉज हैं उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें जो रूल्स हैं वो सब डिटेल में लिखे हुए हैं, तो अगर कोई बिजनेस वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है सिविल लॉ कंट्रीज़ में, वो शॉर्टर होते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमन लॉ सिस्टम्स। बिजनेसेस को सारे पॉसिबल सिनेरियोज अपने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करने की नीड नहीं होती है। जैसे कि अगर कोई एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है जर्मनी में, वो शॉर्ट होगा क्योंकि जो जर्मन सिविल कोड है वो ऑलरेडी डिफाइन करता है कि बायर्स एंड सेलर्स की क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो वो हमें हमारे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मोस्ट कॉमन लीगल सिस्टम है जो कि ओवर 60% कंट्रीज़ में ये ही फॉलो होता है, सिविल लॉ। नेक्स्ट हमारा जो लीगल सिस्टम है दैट इज़ रिलीजियस लॉ। इसको हम लोग बोल सकते हैं थियोक्रेटिक लॉ। इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट एंड ट्रेडिशंस। बिजनेस प्रैक्टिसेस मस्ट अलाइन विद रिलीजियस प्रिंसिपल्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो जो हमारा रिलीजियस लॉ सिस्टम होता है वो एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। इसमें जो लॉज हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, जो रिलीजियस टेक्स्ट है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, वहाँ के ट्रेडिशंस एंड प्रिंसिपल्स, उनके ऊपर हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क होता है वो बेस्ड होता है। इन सिस्टम में जो लॉज हैं उनको जो सीक्रेट स्क्रिप्चर्स होते हैं रिलीजन्स के, उनमें से डिराइव किया जाता है, लॉ बनाया जाता है एंड जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ होती है, जो भी रिलीजियस लीडर्स होते हैं पर्टिकुलर रिलीजन के, वो लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। ये जो हमारा लीगल सिस्टम है ये स्पेशली हमें थियोक्रेसीज़ में फाउंड होता है, मिलता है, जहाँ पे जो रिलीजन है और गवर्नमेंट है वो क्लोजली लिंक्ड होती हैं। तो मतलब जो भी हमारी होली बुक्स होती हैं उसमें से अगर लॉ बन रहा है दैट विल बी अ रिलीजियस लॉ। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो कोर्ट्स एंड जजेस होते हैं उसमें भी जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में जो लॉ है वो कुरान एंड हदीस पे बेस्ड है एंड जजेस जो हैं वो शरिया अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका बिजनेस है ना, आप किसी ऐसी कंट्री में बिजनेस करो जहाँ पे रिलीजियस लॉ लगता है, तो आपको वहाँ का जो एथिकल एंड रिलीजियस गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम इस्लामिक फाइनेंस की बात करें जो कि काफ़ी कंट्रीज़ में लगता है, उसमें इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग, मतलब लोन पे इंटरेस्ट देना जो है वो प्रोहिबिटेड होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे रूल्स, रिलीजियस रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप एक ऐसी कंट्री में बिजनेस करो जहाँ पे रिलीजियस लॉ लग रहा है। जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज़ में जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि अल्कोहल, गैम्बलिंग, पोर्क प्रोडक्ट्स, ये जो है रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, बैन रहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं रिलीजियस लॉ। तो यहाँ पे जो जजेस होते हैं उनको रिलीजियस ट्रेनिंग दी जाती है, वो रूलिंग्स इशू करते हैं स्क्रिप्चर्स, ट्रेडिशंस के बेसिस पे। इवन जो पनिशमेंट्स होती हैं वो भी रिलीजियस डॉक्ट्राइंस के बेसिस पे होती हैं। तो कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि रिलीजियस लॉ फॉलो करती हैं वो है सऊदी अरेबिया, इट फॉलोज शरिया लॉ, एंड देयर इज़ वेटिकन सिटी दैट फॉलोज कैनन लॉ जो कि क्रिश्चियन लीगल सिस्टम है। तो जो रिलीजियस लॉ होता है उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस है कि मोरल एंड एथिकल गवर्नेंस होती है, जो लॉ है वो रिलीजियस वैल्यूज़ पे, सोशल मोरालिटी पे फॉलो करते हैं। देन जो लीगल सिस्टम है वो अलाइन करता है लोगों के रिलीजियस बिलीव्स के साथ, तो वो लोग उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम आती है। लॉ हमारा एंशिएंट टैक्स पे बना जो कि शायद आज के लिए सूटेबल ना हो। कुछ इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ सकती हैं एंड कुछ ऐसे लॉज भी होते हैं रिलीजियस लॉज जो कि पर्सनल फ्रीडम को, जेंडर राइट्स को, इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन सारे मैटर्स के ऊपर। Alright, so our last legal system is customary law. It is based on traditions and cultural practices. It often coexists with formal legal system जैसे कि some African and indigenous communities. So जो customary law होता है एक legal system होता है जो कि traditions पे,
कल्चरल प्रैक्टिसेस पे, कम्युनिटी नॉर्म्स पे बेस्ड होता है, जो कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स पास ऑन हुई है। तो बेसिकली ये रूल्स होते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड्स होते हैं, जो कि कौन डिटरमाइन करता है? जो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एल्डर्स होते हैं, चीफ्स होते हैं, कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं, ना कि कोई फॉर्मल कोर्ट्स। इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं कस्टमरी लॉ। जैसे कि कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स के अंदर लैंड ओनरशिप, मैरिज लॉ से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, मतलब जो नेशनल लॉज है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे ये जो हमारा कस्टमरीज लॉज होते हैं वो फॉर्मल लीगल सिस्टम तो है, उसके साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक कंट्री है वहाँ पे सिविल लॉ भी है, साथ ही साथ कुछ रीजन्स में कस्टमरी लॉ चलता है। तो कस्टमरी कोर्ट्स जो लोकल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हैंडल करता है, और जो नेशनल कोर्ट्स होते हैं वो लार्जर लीगल इशूज़ को हैंडल करते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो कस्टमरी लॉ होते हैं उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, जैसे मैरिज से रिलेटेड इशूज़, लैंड इनहेरिटेंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। बट साथ ही साथ वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी ऑपरेट करता है, बट ये जो मैटर्स हैं स्पेसिफिक इनके लिए कस्टमरी लॉज फॉलो किए जाते हैं। तो मेनली जो कस्टमरी लॉज होते हैं वो हमें रूरल, इंडिजिनियस और ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये हमने पढ़े हैं 4 टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम्स: कॉमन लॉ, सिविल लॉ, रिलीजियस लॉ और कस्टमरी लॉ। अब हम किस कंट्री में बिजनेस करने चाह रहे हैं, वहाँ पे कौन सा लॉ लगता है, देखते हैं कि वो हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट वेरीज बाय लीगल सिस्टम अफेक्टिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस। तो जो हमारी कॉमन लॉ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होता है, जो भी आपको अग्रीमेंट्स बनाने होते हैं वो बहुत डिटेल में बनाने होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। वहीं जो सिविल लॉज कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे कोडिफाइड रूल्स होते हैं, रिटन लॉज होते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिंपलर होते हैं, इतना ज़्यादा उनमें हमें कॉन्टेंट डिटेल्ड नहीं लिखना होता। तो कोई भी अगर ऐसी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो इन्वेस्ट करी ऐसी कंट्री में जहाँ पे पुअर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, वो हेजिटेट करेगी, क्योंकि बाद में कुछ लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इसका रिस्क है। सो देन वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज प्रोटेक्ट इनोवेशंस एंड ब्रांड्स। ये तो बहुत ही ईजी, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है वो स्ट्रॉन्ग है तो इससे इनोवेशन प्रमोट होगी, इनकरेज होगी, ब्रांड को एक सिक्योरिटी मिलेगी। वहीं अगर उस पर्टिकुलर कंट्री के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के ऊपर लॉज है वो वीक है, तो हो सकता है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो पायरेट हो जाए, पायरेसी के रिस्क है, काउंटरफीटिंग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज़ करने का रिस्क है। तो जो कंपनीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, वो उसी कंट्री में जाना पसंद करेंगी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग आईपी लॉज हैं। नेक्स्ट इज लेबर लॉज रेगुलेट हायरिंग, वेजेस एंड वर्कर राइट्स। तो लेबर लॉज क्या होते हैं? लेबर लॉज होते हैं वो लॉज जो कि बताते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या राइट्स होने चाहिए, उनको कैसी वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए, कितने मिनिमम वेजेस आपको देने ही चाहिए, कैसे वर्कर्स को हायर करना चाहिए, ये सब चीज़ें लेबर लॉज गवर्न करते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंट्री होती है जहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट लेबर लॉज होते हैं, तो अगर हम बिज़नेस के परस्पेक्टिव से देखें तो उनके लिए जो कंप्लायंस कॉस्ट है बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगी। जो गवर्नमेंट बोल रही है उतने हमें वेजेस देने पड़ेंगे, वो सारे राइट्स देने पड़ेंगे, पेड लीव्स देनी पड़ेंगी। तो ऐसे इन्वायरमेंट्स में जो बिजनेसेस हैं वो बिज़नेस करना पसंद नहीं करेंगे। वहीं अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे फ्लेक्सिबल लेबर लॉज है, जहाँ पे हायरिंग एंड फायरिंग ईजी है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कितना वेज दे, कितना कैसी वर्किंग कंडीशंस दे, तो ऐसे कंट्रीज़ में बिजनेसेस ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो अपनी जो जॉब्स हैं उन्हें आउटसोर्स करती हैं ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होती है और कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नेक्स्ट इज एंटी ट्रस्ट एंड कॉम्पिटिशन लॉज प्रिवेंट मोनोपोलीज। तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसे लॉज भी होते हैं जो कि मोनोपोलीज को प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी ऐसा ना हो कि एक ही बिजनेस रूल कर रहा है पूरे इकोनॉमी को, प्राइस फिक्सिंग ना हो और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। तो ये लॉज बनाए जाते हैं फेयर कंपटीशन को एनकरेज करने के लिए एंड कंज्यूमर्स को चॉइस देने के लिए। तो कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलेट करती हैं टेक जॉइंट्स को, ताकि कोई भी जो है लाइक मार्केट में डोमिनेट ना करे। तो इन सारे वेज में जो लीगल इन्वायरमेंट है वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज की चैलेंजेस इन पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। फर्स्ट इज पॉलिटिकल रिस्क। तो पॉलिटिकल रिस्क का मतलब होता है वो अनसर्टेनिटी जो कि बिजनेस को हो सकती है गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से। जैसे कि पहला है एक्सप्रोप्रिएशन। इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट एसेट्स को टेक ओवर कर लेती है, ये भी एक हमारा रिस्क होता है, चैलेंज है एक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। देन पॉलिसी चेंजेस, जो कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करती रहती है टैक्स पॉलिसीज़, लेबर लॉज, इससे भी बिजनेस के प्लान्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। एंड इंस्टेबिलिटी, जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जा रही है, तो इससे बिजनेसेस बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होंगी। सेकेंड वन इज रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। तो जो गवर्नमेंट होती हैं वो ट्रेड, टैक्सेशन, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उनको चेंज करती रहती है।
जैसे कि मान लो कि कोई कंट्री है, उसने एकदम से जो टैरिफ्स हैं इम्पोर्ट्स पे वो बढ़ा दिए। इससे क्या हुआ, फॉरेन प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे उस कंट्री में, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। तो जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनको ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना चाहिए, ताकि कि जो न्यू रेगुलेशन है उनको वो अडेप्ट कर पाएँ। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें कॉस्टली हो सकती हैं, तो इसलिए ये भी एक चैलेंज होता है। थर्ड वन इज़ लीगल बैरियर्स। हर एक डिफरेंट कंट्री का अपना खुद का लीगल सिस्टम होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कि कॉम्प्लिकेट करता है कि ऐसे आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ऐसे आपको डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, जो एक कंपनी है जो कि यूएस में और चाइना में बिजनेस कर रही है, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि यूएस में एप्लीकेबल होता है, हो सकता है वो चाइना में ना हो। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है तो उनको लीगल एक्सपर्ट्स रखने चाहिए, जिससे कि वो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ से डील कर सकें। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी। कुछ कंट्रीज़ में ब्राइब देना बहुत ही कॉमन है। अगर आपको कोई बिजनेस करने के लिए वहाँ पे अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, इवन अगर आपको कोई बेसिक पेपर वर्क भी करवाना है तो भी वो आपसे ब्राइब लेंगे। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा कल्चर है, मतलब वो ऐसा बोल देते हैं कि आपको ना एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी अपने बिजनेस को स्पीड अप, मतलब जल्दी से उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और कई कंट्रीज़ जैसे कि हमारा खुद का इंडिया, यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्रोसेस होते हैं बहुत ही स्लो, बहुत ही इनएफिशिएंट होते हैं, लोग काम ही नहीं करते हैं, जिससे कि बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है स्मूथली ऑपरेट करना। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए, ड्यू टू हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। अब क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें इनका सोल्यूशन देखना है कि अगर कोई भी बिजनेस है, अब वो किसी कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स भी होगी, वहाँ पर लॉ एंड रेगुलेशंस भी होंगे, तो कैसे हमें उन सब चीज़ों को मैनेज करके चलना है, उसकी हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वन है हमारी पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, दैट इज़ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सप्रोप्रिएशन, पॉलिटिकल वायलेंस। तो अगर कोई भी कंट्री किसी ऐसी अनस्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस बाय कर लेनी चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लो गवर्नमेंट ने एक्सप्रोप्रिएशन किया, यानी आपके जो एसेट्स हैं उनको टेक ओवर कर लिया, या पॉलिटिकल वायलेंस हो गया कंट्री में, तो अगर आप ऐसी किसी कंट्री में जा रहे हो, तो आप एक किसी एजेंसी से, किसी प्राइवेट एजेंसी से, या फिर हमारा एक MIGA है, दैट इज़ मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इनमें से किसी एक से आप इंश्योरेंस परचेज करके चलना, ताकि आपको कोई लॉस ना हो। Then second one is joint ventures and local partnerships, as it helps navigate local laws and policies. देखो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ होती है जहाँ पर आपको, अगर वहाँ पर फॉरेन कंपनी, मतलब वहाँ पे अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको वहाँ की किसी लोकल फर्म के साथ पार्टनर करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर खोलना पड़ेगा। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप पार्टनर करते हो किसी लोकल कंपनी के साथ, तो आपको रेगुलेशंस को कंप्लाई करने में, वहाँ के पॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि टेस्ला ने चाइना में जो शंघाई गीगा फैक्ट्री लगाई है, वहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ फर्म के साथ पार्टनर किया है, इससे कि वो वहाँ के जो लोकल रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई कर सके और गवर्नमेंट सपोर्ट भी उनको मिल सके। नेक्स्ट इज़ लॉबिंग एंड गवर्नमेंट रिलेशंस, इट इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी डिसीजंस। तो कंपनीज़ क्या प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं कि वो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के, उनके साथ एंगेज करते हैं, ताकि कि जो डिसीजंस हों, जो पॉलिसीज़ बने, वो उनके फेवर में आए। जैसे कि गूगल एंड अमेज़ोन होते हैं, वो बहुत ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते हैं US गवर्नमेंट को लॉबी करने के लिए, जिससे कि वो उनके साथ जो है मीटिंग्स करते हैं, जैसे कि जो डेटा प्राइवेसी, टैक्सेशन, कंपटीशन लॉज होते हैं, वो अपने फेवर में उनको शेप करवा सके। एंड द फोर्थ वन इज़ कंप्लायंस एंड लीगल एडवाइजरी टीम्स, एज दे इंश्योर एडहेरेंस टू लॉ। तो अगर कंपनी एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम बना लेती है अपने बिजनेस के अंदर, तो फिर उनको जो है बहुत ही ईजी होगा कि वो सारे जो भी नेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, जो कि उनको फॉलो करने चाहिए, वो फॉलो कर पाएंगे। तो जैसे जैसे उस पर्टिकुलर कंट्री के लेबर लॉज चेंज हो रहे हैं, टैक्स कोड्स चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट रेगुलेशंस चेंज हो रही हैं, वैसे वैसे जो कंपनीज़ हैं वो भी अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करते हुए चलेंगी, अगर हमारा एक अलग से डिपार्टमेंट होगा लीगल टीम का। जैसे जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है, जैसे कि कोका कोला, उनका एक डेडिकेटेड लीगल डिपार्टमेंट होता है, जो कि कंप्लाइंस हैंडल करता है कि जो भी कंट्री में वो ऑपरेट करें, वहाँ के लॉज एंड रेगुलेशंस को हम कंप्लाई कर रहे हैं कि फिर नहीं। तो इस तरीके से हम लोग जो है मैनेज कर सकते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क। हम इंश्योरेंस लेके, वहाँ की कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर करके, गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करके, यानी उनके साथ मीटिंग्स करके, अपने फेवर में पॉलिसी डिसीजंस करवा के, और अपनी एक अच्छी सी लीगल एडवाइजरी टीम बना के हम लोग जो है मैनेज कर सकते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क। द लास्ट टॉपिक इज़ कंक्लूजन। जो पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम होता है वो शेप करता है इंटरनेशनल बिजनेस का सक्सेस। यानी कि जो भी फर्म है उसको क्या करना चाहिए, रिस्क एनालिसिस करना चाहिए। किसी भी कंट्री पे बिजनेस करने जा रहे हो, देखो क्या उनका पॉलिटिकल सिस्टम लगता है वहाँ पे,
अब कैसे हमें इसको टैकल करना है, कौन सा लीगल सिस्टम लगता है, हमें उसको कैसे कैसे कंप्लाई करना है, वो सब करो। यानी अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप करो ताकि आप डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स में, हर एक कंट्री में अलग अलग लॉज, अलग अलग रेगुलेशंस लगते हैं, तो ताकि आप उनको कंप्लाई कर सको और वहाँ पर आप थ्राइव कर सको। इसमें लिखा है पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम शेप द सक्सेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। फर्म्स मस्ट कंडक्ट रिस्क एनालिसिस, follow legal compliance, and develop adaptive strategies to thrive in diverse global markets. विद दिस हमारा जो रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम्स है इंटरनेशनल बिजनेस में, वो हमने फुल डिटेल में कंप्लीट किया है। दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट। इसकी एक केस स्टडी मेरे पास है बहुत अच्छी, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो वी विल मेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर किसी को देखनी है तो वो देख सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट।